दोस्तों, अक्सर हम यही सुनते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर यही सपना हमें गलत रास्ते पर ले जाए तो अंजाम ही बहुत ही गलत होता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे अंजाम दिया था एक ऐसे मास्टरमाइंड शख्स ने, जिसका सपना था रातों रात अमीर बन जाना। तारीख 19 जून 2011। इंदौर शहर का पौष इलाका श्रीनगर, जहां पर एक ही परिवार में रहने वाली 3 महिलाओं की हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर दी गई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नाम दिया गया था। इसके साथ ही ये देश का एक ऐसा केस बना जिसमें पहली बार किसी महिला को धारा 302 के तहत दोषी भी ठहराया गया और उसे फांसी की सज़ा भी सुनाई गई। साथ ही इस केस में एक के बाद एक ऐसे कई खुलासे हुए कि एक ही परिवार की पूरी पीढ़ी को ख़त्म कर दिया गया। आखिर क्या है इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री? कैसे की पूरी कहानी क्या है? क्या कुछ हुआ वारदात के दिन? तो अभी तक हम ये सारा वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी ऐसी स्टोरी। ये कहानी है दोस्तों इंदौर शहर की। इंदौर शहर में रहने आई 42 साल की मेघा देशपांडे, जो कि एक वर्किंग वूमेन थी और वो एक MM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी। अपना MM बिजनेस में बड़े तो सुना ही होगा। इसमें बहुत सारी कंपनियां मेंबर बनाती हैं और फिर कोई मेंबर जितने लोग जोड़ लेते हैं उतनी ही ज़्यादा कमाई होती जाती है। हो सकता है कि मेघा ने भी इस बिजनेस के जरिए काफ़ी पैसे कमाए होंगे। मेघा इंदौर के इस घर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और अपने 70 साल की माँ रोहिणी के साथ रहती थी। मेघा के पति बैंक में काम करते थे, यानी वो बैंक में एक मैनेजर थे और वो दूसरे शहर में रहते थे। मेघा देशपांडे का परिवार उज्जैन से कुछ ही समय पहले इस शहर में आया था और वो हंसी खुशी यहाँ रह रहे थे। इसके साथ ही मेघा को कीमती ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक था, इसलिए वो कहीं भी बाहर जाती तो अपने साथ गहने पहनकर ही निकलती थी। एक दिन मेघा अपने इन्हीं कीमती गहनों को पहनकर एक शॉपिंग मॉल में जाती है। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी। हर कोई शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने घूमने आया था। इसी भीड़ में मेघा की मुलाकात होती है 23 साल की नेहा वर्मा से। ये लड़की से नेहा देखने में जितनी ज़्यादा सुंदर थी उतनी ही वो खुश मिजाज लड़की थी। उसे नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था। और इधर नेहा का रोहित नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था और जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से ही शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। नेहा के पिता एक वाहन चालक थे, वो एक वैन चलाते थे, इसलिए घर में पैसे का अभाव रहता था। इसके साथ ही नेहा और उसके बॉयफ्रेंड की एक खास बात ये थी कि इनके अरमान दोनों के एक ही जैसे थे। दोनों ही रातों रात अमीर होने का सपना देखते थे ताकि वो आराम से अपनी आगे की ज़िंदगी जी सके। इसी बीच नेहा और मेघा के बीच दोस्ती गहरी होती है। नेहा अक्सर मेघा को कॉल करती थी, उसके बिजनेस में बड़े बारे में जानना चाहती थी। जब नेहा ने MM बिजनेस के साथ जुड़ने की इच्छा जताई तो 13 जून 2011 को मेघा कॉल करके नेहा को MM बिजनेस के लिए साथ जुड़ने के लिए कहती है और उसे घर पर आने के लिए भी कहती है। इसके बाद नेहा मेघा के घर पहुंचती है और फिर कुछ समय बाद वो वापस चली जाती है। इसके बाद दोपहर तक मेघा के घर पर सन्नाटा पसरा रहता है। घर पर ना कोई दिखाई दे रहा था और ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी। तभी एक महिला जो कि मेघा देशपांडे के फ्लैट के पास ही रहती थी, वह उनके घर के आगे से गुजर रही थी और उसने देखा कि मेघा देशपांडे का घर बंद था और आसपास खून के धब्बों से पैरों के निशान बने हुए थे। ये देखकर वो घबरा गई और उसने तुरंत मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक भी वहाँ तुरंत ही पहुँचे
इसके बाद उन्होंने मेघा देशपांडे को आवाज़ लगाई। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद न तो घर के अंदर से कोई बाहर निकला और ना ही किसी ने जवाब दिया। इसके बाद मकान मालिक ने घर की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि घर के अंदर का नज़ारा बहुत ही खौफनाक और भयावह था। उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक नहीं बल्कि तीन लाशें पड़ी हुई हैं, और यह लाश किसी और की नहीं बल्कि मेघा, उसकी बेटी अश्लेषा शाह और मेघा की मां रोहिणी की थी। ये देखते ही मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, और जब धीरे धीरे लोगों को इस घटना की खबर मिलती है तो उनके घर के बाहर भीड़ जमा शुरू हो जाती है। इसी बीच पुलिस जब घर के अंदर गई तो उनका भी दिल पसीज गया, क्योंकि एक ही परिवार की 3 महिलाओं की हत्या की गई थी, जिसमें माँ, बेटी और नानी भी शामिल थी। वहीं इस केस में सबसे बड़े क्लू पुलिस के हाथ में लग गया। दरअसल पुलिस को हत्या वाली जगह से 2 बुलेट शैली मिली। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि मेघा देशपांडे की हत्या उनके सर पर गोली लगने से हुई है। लेकिन मेघा के सर पर तो एक ही गोली लगी थी, दूसरी गोली किस पर चलाई गई? ये देखने के लिए पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मेघा देशपांडे की बेटी और मां की हत्या शरीर पर चाकुओं के गोदने से हुई है, और चाकू से काफ़ी बार उन पर वार किया गया था। पुलिस के सामने अब ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर दूसरी गोली किस पर चली थी। जब देशपांडे परिवार की हत्या की खबर लोगों तक पहुंची तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, और वो जल्द से जल्द केस को सुलझाने और आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। लोगों के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस पर इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बढ़ा। इसके बाद पुलिस भी हत्यारों को ढूंढने की कोशिश में जुट गई, लेकिन कहीं से भी कोई और क्लू पुलिस को मिल ही नहीं रहा था। जब पुलिस ने हत्या वाली जगह पर पड़े खून के धब्बों की जांच करवाई तो पता चला कि इन तीनों महिलाओं के खून के अलावा वहां पर एक और शख्स का खून भी गिरा हुआ था, और जिसके बाद पुलिस को इस बात का यकीन हो गया कि ये खून जरूर खूनी के हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पास के ही अस्पताल में जांच शुरू की कि हाल ही में किसी ने गोली लगने पर इलाज करवाया हो। तो एक तरफ पुलिस जहां सबूत जुटाने में लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर इस केस को लेकर पुलिस ने हत्या का मुकदमा लूटपाट का दर्ज कर लिया था, और अब और शक्ति से आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकलवानी शुरू की तो पता चला कि एक नंबर से बार बार मेघा देशपांडे के पास कॉल आई थी, और इनकी आपस में काफ़ी देर तक फ़ोन पे बातचीत होती थी। जब पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता लगा कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि नेहा का था। पुलिस को नेहा पर शक तो था ही, लेकिन अभी नेहा के खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला था। पुलिस के पास सबूत इकट्ठा करने और गुनाहगार तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता था, नेहा के बारे में पता लगाना, क्योंकि यही एक छोटा सा रास्ता था, यही छोटा सबूत मिला था जो देशपांडे परिवार के हत्यारे तक पहुंचा सकता था। पुलिस ने नेहा के बारे में पता करना शुरू किया, उसकी लोकेशन को ट्रैक करने लगी। जब पुलिस को पता चला कि नेहा एक एटीएम के पास है तो वो इसी लोकेशन पर पहुंच गए। इसके बाद जैसे ही नेहा एटीएम के अंदर गई तभी उन्होंने मौका पाकर उसे वहीं पकड़ लिया। पुलिस ने नेहा को हिरासत में ले लिया और उसके बाद पूछताछ की गई, लेकिन पहले तो उसने कुछ बताया नहीं। इधर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को भी पकड़ लिया जिसने हत्या वाले दिन एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी, और वह शहर के एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। और जब इस शख्स के बारे में छानबीन हुई तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि नेहा का प्रेमी राहुल था, और जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस का शक तब यकीन में बदल गया जब उन्हें ये पता चला कि देशपांडे परिवार के घर पर जो खून मिला था वो राहुल का ही था। इसके बाद पुलिस ने शक्ति से पूछताछ शुरू की और फिर दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। दोनों से पूछताछ करने के बाद एक के बाद एक कई राज खुलते गए।
नेहा ने बताया कि उसकी मुलाकात मेघा से मॉल में हुई थी। क्योंकि मेघा देखने में काफ़ी अच्छे और अमीर घर की लग रही थी, हाई प्रोफाइल दिखने वाली थी। मेघा ने हाथ और गले में सोने की कई कीमती चीज़ें पहन रखी थी। नेहा ने जब मेघा के शरीर पर इतने सारे कीमती जेवर देखे तो हैरान हो गई और उसके मन में लालच आ गया। और तभी नेहा के दिमाग में मेघा देशपांडे के करीब जाने और उससे दोस्ती करने का ख्याल आया। वो मेघा से बातचीत करने के लिए जानबूझकर जाकर उससे टकरा गई। मेघा के हाथ में जो सामान था वो टकराने के कारण नीचे गिर गया था। नेहा ने जल्दी ही उसे उठाकर और सॉरी आंटी कहा और सामान उठाकर मेघा की मदद करने लगी। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच उसे अच्छा मौका मिल गया मेघा से बात करने का। धीरे धीरे नेहा ने मेघा के साथ बातचीत करी ताकि वो उसके और करीब जा सके। और इस दौरान उसने मेघा से खूब बातें की, यहाँ तक कि वो मेघा को छोड़ने उसकी कार तक भी गई। अब नेहा को ये तो पता चल गया था कि मेघा किसी अमीर परिवार से है। मेघा को देखते ही उसके मन में ख्याल आया रातों रात अमीर बनने का, और उसने मेघा को देखते ही उसे लूटने की साजिश रची। उसने अपने जाल में फंसा लिया। और इसके बाद नेहा ने अपने इस सारे प्लान की जानकारी अपने बॉयफ्रेंड राहुल को बताई। राहुल भी इस चीज़ में शामिल हुआ और उसने राहुल को बताया कि उसकी एक ऐसी महिला से बातचीत होती है जो बहुत रईस है। उसके घर पर केवल महिलाएं ही रहती हैं और मेरी उनके साथ काफ़ी अच्छी बातचीत है। ये सुनकर राहुल के दिमाग में भी यही ख्याल आता है कि अच्छा मौका है, घर में कोई आदमी तो रहता नहीं है, सिर्फ महिलाएं हैं, तो क्यों न लूटपाट की जाए ताकि उनकी आर्थिक तंगी भी सुधर जाएगी और वो शादी के बाद बिना मेहनत के आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे। इसके बाद राहुल इस साजिश की तैयारी करने लगा। मन ही मन में मेघा के घर से लूटपाट करने की योजना बना रहे थे। उसे लग रहा था कि लूटपाट के लिए वह उनकी हत्या कर देगा और उनके खिलाफ कोई बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन उनके पास मेघा को मारने के लिए पिस्टल नहीं थी, तो इसके लिए राहुल ने मनोज का सहारा लिया। मनोज राहुल का दोस्त था और उसके पास एक पिस्टल भी थी और वो उम्र में नेहा और राहुल से काफ़ी बड़ा था। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन नेहा और उसके प्रेमी राहुल ने इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया था। मेघा के घर उसके अलावा उसकी माँ और बेटी थी। घटना वाले दिन नेहा ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए बहाना बनाया कि वो मेघा के घर आकर काम कर सके। काम के सिलसिले में नेहा घर पहुंचती है मेघा के, और उसको मेघा एक फॉर्म देती है कंपनी का फॉर्म फिलने के लिए। लेकिन उसे भरना कैसे है, इसके लिए उसने मेघा से कहा कि पास में ही उसका एक दोस्त रहता है और वह उसे यहाँ बुलाकर इस फॉर्म को भरने में उसकी मदद लेना चाहती है। और इसके बाद नेहा ने फ़ोन करके राहुल को बुलाया। प्लान के मुताबिक राहुल और मनोज भी मेघा के घर में घुस गए और घर में घुसते ही रोहित ने पिस्टल दिखानी शुरू करी और फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे मेघा पर बिल्कुल पास से गोली मार दी, और जिससे मेघा की मौके पर ही मौत हो गई। ये राहुल वही शख्स था जिसने मेघा पर सबसे पहले गोली चलाई थी। गोली की आवाज़ सुनकर कमरे में अश्लेषा और उसकी नानी भी आ गई। इसके बाद उन्होंने अश्लेषा को डरा धमकाकर उससे एटीएम कार्ड लिया, उसका पिन पूछा और इसके बाद रोहित ने गोली से अश्लेषा और उसकी नानी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में वो गोली राहुल के पैर में जाकर लग गई। इसके बाद उन्होंने चाकू से मार मार कर उनकी हत्या कर दी और उसके बाद उन्होंने वहां से निकलने से पहले 1.5 लाख का कैश और 5 लाख तक के कीमती गहने एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए। ये वही एटीएम कार्ड था जिससे नेहा पैसे निकालने जा रही थी और तभी पुलिस ने एटीएम के पास नेहा को पकड़ लिया था। इसी कार्ड के जरिए पुलिस ने नेहा को हिरासत में भी लिया था। इसके बाद राहुल ने अपने पर लगी गोली का इलाज करने के लिए एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। ये सब आरोपियों ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि उनका प्लान था कि मर्डर करके वो सारी चीज़ ले लेंगे, फिर हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन ज़्यादा देर ना करते हुए पुलिस ने इस केस को जल्द से जल्द सुलझा लिया और हत्यारों को भी पकड़ लिया।
ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंच गई कि देश पांडे परिवार के हत्यारे पकड़े गए हैं, जिसके बाद लोगों ने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। दिसंबर 2013 में निचली अदालत ने इन तीनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी थी और आईपीसी धारा 302 के तहत आरोपियों से मिले खून से सने कपड़े, चाकू, जूते, जेवर मौजूद किया था। इसके बाद 2014 में हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने भी जिला अदालत के फैसले को गंभीर बताते हुए नेहा वर्मा, उसके प्रेमी राहुल और मनोज की फांसी की सजा को बरकरार रखा और साथ ही कोर्ट ने इस केस को रिअरेस्ट भी माना। नेहा वर्मा इन दिनों इंदौर के सेंट्रल जेल में बंद है और हाल ही में वह जेल में रहते हुए अन्य महिलाओं को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा रही है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक पैसा जल्दी से जल्दी कमाने की चाहत में इंसान क्या क्या कर लेता है और जिसका अंजाम अंत में बहुत ही भयानक होता है। इसके साथ ही हमें इस कहानी से ये भी सीख लेनी चाहिए कि हमें पब्लिक प्लेस में कीमती जेवर पहनकर नहीं जाने चाहिए और साथ ही किसी भी अनजान शख्स से एकदम से बिना सोचे समझे इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए कि उसको अपने घर पे आना जाना शुरू हो जाए। दोस्तों, ये घटनाएं सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं से अवगत कराना है ताकि आप इनसे सीख लेकर अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ।